13 राज्यों के 26 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव। लोकसभा चुनाव के साथ 7 फेज में वोटिंग की जाएगी। सबसे ज्यादा सीटें हिमाचल प्रदेश की। पीएम मोदी आज केरल के पलक्कड़ में रोड शो करेंगे। राज्य में पीएम मोदी का साल का 5वां दौरा। बीजेपी कैंडिडेट अनिल एंटनी का प्रचार करेंगे। राहुल गांधी की न्याय यात्रा का आज मुंबई में समापन। इंडिया गठबंधन शक्ति प्रदर्शन करेगा। तेजस्वी अखिलेश भी शामिल होंगे। आज फिर आएगा चुनावी बॉन्ड पर नया आंकड़ा। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने आयोग को सौंपी सीलबंद ब्यौरा। इन्हें आज वेबसाइट पर अपलोड करने के निर्देश। सीए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 237 पिटीशन दाखिल किए गए। याचिकाकर्ता बोले, एक बार नागरिकता दे दी तो बदलना मुश्किल होगा। 19 मार्च को सुनवाई होगी। स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। हिंदू देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी, धार्मिक भावनाएं आहत करने के लगे आरोप। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज। वक्त हो गया है लाइव न्यूज का। रुक करते हैं खबरों का। खबर लक्ष्मणगढ़ से है, जहां पर चारू लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी राहुल कस्बा का चारू से साला जाते समय पहली बार लक्ष्मणगढ़ पधारने पर NH 52 पर कांग्रेसियों की तरफ से जोरदार स्वागत किया गया है। इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से राहुल कस्बा और गोविंद सिंह डोटासरा जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए हैं। इस मौके पर लक्ष्मणगढ़ पंचायत समिति प्रधान मदन सैवदा और पालिका अध्यक्ष मुस्तफा कुरैशी, उपाध्यक्ष बनवारी पांडे समेत कांग्रेस पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। बता दें कि कस्बा के हाल में ही कुछ दिन पूर्व ही भाजपा छोड़कर कांग्रेस में ज्वाइन की थी। भीलवाड़ा पुलिस की तरफ से आसंद के कस्बा आसंद में दिन दहाड़े मकान के अंदर हुई नक्मजनी की वारदात को 24 घंटे में पर्दाफाश कर दिया गया है। आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के मुताबिक जिला पुलिस अधीक्षक भीलवाड़ा राजेंद्र दोसैंत की तरफ से घटना की गंभीरता को देखते हुए अज्ञात अपराधियों की धरपकड़ के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रोशन पटेल के निर्देशन में पुलिस उपाधीक्षक हेमंत कुमार के सुपरविजन और थाना अधिकारी हंसपाल सिंह चौहान के नेतृत्व में टीम गठित कर दीपक पिता नरेंद्र कुमार वैष्णव निवासी जली आदित्य को गिरफ्तार किया गया। छत्तीसगढ़ पंचायत सचिव संघ 3 सूत्रीय मांग पूरी होने से सचिव संघ में उत्साह का माहौल है। पंचायत सचिव संघ के पदाधिकारी ने अंबिकापुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया कि 2012 से अंशदायी पेंशन लागू हुआ था, लेकिन वर्ष 2020 से कटना चालू हुआ। इसके अंतर की राशि मिलने समेत 55 दिन किए गए हड़ताल की राशि, 5 महीने की एरियर्स की राशि कुल 156 करोड़ रुपए पंचायत सचिव के लिए स्वीकृत की गई और सचिव संघ में काफी उत्साह है। वही शासकीय कारण किए जाने की मांग के लिए अभी लड़ाई लड़ने की तैयार है। सरकार को धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए आज प्रेस वार्ता कर रहे हैं। जी, गिरफ्तार कितनी खुशी हो, क्या कुछ मांगे थे आप लोगों को, क्या होगा? सबसे पहले तो मैं अपना परिचय बता दूं आपको। मैं उपेंद्र सिंह पैसरा, प्रदेश अध्यक्ष पंचायत सचिव संघ छत्तीसगढ़। हम लोग पंचायत सचिव संघ की ओर से आज जो सरकार ने हमें सौगात दी है उसके संबंध में प्रेस वार्ता कर रहे हैं। निश्चित रूप में हम लोग बेहद खुश हैं। जो पूर्ववर्ती सरकार ने हमारी मांगों को पूरा नहीं किया, उसको सरकार आते के साथ
और मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं भी कुछ ही दिन पहले प्रदेश अध्यक्ष बना हूं और मेरे कार्यकाल में हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा इतनी बड़ी सौगात 156 करोड़ की सौगात हमारे पंचायत सचिवों को दिया है। लोकसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लगने के बाद जिला प्रशासन की तरफ से संपत्ति विरूपण करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने प्रेस वार्ता कर आदर्श आचार संहिता के विषय में जानकारी दी। उन्होंने कहा, प्रदेश में तीसरे फेज में चुनाव संपन्न होगा। 7 मई को मतदान की तिथि तय की गई है, जिसके लिए 12 अप्रैल से नाम निर्देशन की कार्रवाई शुरू होगी और 19 अप्रैल तक नाम निर्देश की अंतिम तिथि घोषित की जाएगी। 20 अप्रैल स्कूटनी और 22 अप्रैल तक नाम वापसी की और 7 मई को वोटिंग और 4 जून को काउंटिंग किया जाएगा। जांजगीर चांपा और जिले में 811 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। लोकसभा क्षेत्र में 2200 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां 22 लाख वोटर्स अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। वहीं पुलिस अधीक्षक विवेक शुक्ला ने सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम करने का दावा किया है। जिले में 3rd फेज के अंदर ये निर्वाचन कराया जाना है। इसके लिए 12 अप्रैल को हमारे यहाँ नोटिफिकेशन होगा और उस 8 विधानसभा मिलाकर 67 भी होगी। आज माननीय निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव की घोषणा हो गई है, जिसके तहत 12 अप्रैल से हमारे जिले में नाम निर्देशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और 7 मई को जांजगीर लोकसभा क्षेत्र में मतदान होगा। इसके लिए आज से ही आदर्श आचरण संहिता के सुचारू रूप से और पूरी तरह से पालन के लिए सारी तैयारियां कर ली गई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन करने के साथ ही पूरे जिले के अंदर आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। हमारे जिले जांजगीर चांपा में, जो जांजगीर चांपा लोकसभा क्षेत्र है, उसके अंदर 7 मई को वोटिंग डिसाइड की गई है, जो कि 3rd फेज ऑफ इलेक्शंस के अंदर आता है। 12 अप्रैल से हमारे यहाँ पे नाम निर्देशन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। खबर रांची से है, जहां पर भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से शनिवार को लोकसभा चुनाव 2024 के लिए तिथि घोषणा कर दी गई है। आपको बता दें कि इसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा 2019 से फरवरी 2024 तक इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से राजनीतिक दलों को मिली चुनावी चंदे की राशि जब्त करने की मांग की गई है। रांची में झामुमो के केंद्रीय कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन कर पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रिया भट्टाचार्य ने मतदान की तिथि की घोषणा कर दिए जाने की बात पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि देशवासियों को लोकतंत्र के महापर्व में भाग लेने का मौका मिलेगा। झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता और केंद्रीय महासचिव ने उम्मीद जताई है कि वास्तव में लोकसभा चुनाव में सभी राजनीतिक दलों के लिए लेवल प्ले ग्राउंड उपलब्ध कराएगा। आरएलडी के राष्ट्रीय महासचिव सपा में शामिल हुए हैं पूर्व मंत्री अकीलुर रहमान खान ने दी है जानकारी। सपा के ऑफिशियल एक्स हैंडल अकाउंट से जानकारी साझा की गई है। अकीलुर रहमान खान और अखिलेश यादव की तस्वीरें भी पोस्ट की गई हैं। संभल से टिकट की दावेदारी पेश कर रहे थे अकीलुर रहमान। जयंत चौधरी के एनडीए में शामिल होने के बाद सपा में शामिल हुए हैं अकीलुर रहमान। अकीलुर रहमान खान और अखिलेश यादव की एक्स पर पोस्ट साझा की गई है, जिसमें दोनों एक साथ तस्वीरों में दिख रहे हैं। जयंत चौधरी के एनडीए में शामिल होने के बाद अकीलुर रहमान ने फैसला लिया, समाजवादी पार्टी में जाने का फैसला लिया। आरएलडी के राष्ट्रीय महासचिव सपा में शामिल हुए हैं। पूर्व मंत्री अकीलुर रहमान खान ने जानकारी दी। सपा के ऑफिशियल
हैंडल एक्स पर ये पोस्ट किया गया है। 2 तस्वीरें पोस्ट की गई हैं जिसमें अखिलेश यादव के साथ अकीलुर रहमान नजर आ रहे हैं। राजधानी लखनऊ में रेलवे ट्रैक के किनारे युवक का शव मिला है। महिला के कपड़ों में मिला है युवक का शव। जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची है पुलिस। मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। स्थानीय पुलिस ने रेलवे पुलिस को जानकारी दी। चुनहेट थाना क्षेत्र के अंतर्गत ये मामला बताया जा रहा है। स्थानीय पुलिस ने रेलवे पुलिस को जानकारी दी है। चुनहेट थाना क्षेत्र के अंतर्गत ये मामला बताया जा रहा है। रेलवे ट्रैक के किनारे युवक का शव मिला है। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। महिला के कपड़ों में युवक का शव लिपटा हुआ मिला है। जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची है इलाकाई पुलिस। मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है पुलिस। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। परिवहन विभाग की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। 13 शहरों के लिए 22 से चलाई जाएंगे स्पेशल बस। 305 स्पेशल बसें होली पर रोडवेज की तरफ से चलाई जाएंगी। 13 शहरों के बीच नॉन स्टॉप बसें चलाई जाएंगी। 967 बसों में से 305 बसों का संचालन किया जाएगा। होली स्पेशल बसें 22 मार्च से 1 अप्रैल तक चलाई जाएंगी। यात्रियों के लिए स्पेशल सुविधा दी जा रही है। आलमबाग, चारबाग, कैसरबाग, अवध बस अड्डे से ये बसें चलाई जाएंगी। कानपुर मार्ग पर 17 बसें यात्रियों के लिए चलाई जाएंगी। गोरखपुर मार्ग पर 46 बसें यात्रियों के लिए चलाई जाएंगी। तो वहीं दिल्ली मार्ग पर 43 बसें चलाई जाएंगी परिवहन विभाग की तरफ से। बहराइच मार्ग पर होली स्पेशल की 26 बसें उपलब्ध रहेंगी। गोंडा बलरामपुर के लिए 24 स्पेशल बसें चलाई जाएंगी। तो वहीं आजमगढ़ मार्ग पर 37, देहरादून मार्ग पर 9 स्पेशल बसें, बनारस रूट पर 10 बसें यात्रियों के लिए चलाई जाएंगी। दिल्ली मार्ग पर 43 बसें उपलब्ध कराई गई हैं। बहराइच मार्ग पर होली स्पेशल के लिए 26 बसें चलाई जाएंगी परिवहन विभाग की तरफ से। गोंडा बलरामपुर के लिए 24 स्पेशल बसें चलाई जाएंगी। आजमगढ़ मार्ग पर 37, देहरादून मार्ग पर 9 स्पेशल बसें चलाई जाएंगी। बनारस रूट पर 10 बसें यात्रियों के लिए चलाई जाएंगी। लोकसभा चुनाव के लिए 3000 रोडवेज बसों का इस्तेमाल किया जाएगा। लोकसभा चुनाव की घोषणा होते ही बसों का किराया तय कर दिया गया है। रोडवेज ने अपनी साधारण बसों का किराया तय किया है। करीब 28,000 रुपये प्रतिदिन प्रति बस का किराया देना होगा। आम जनता भी चार्टर बस सेवा के जरिए बुक करा सकती है। संविदा चालक को रोज 400 रुपये मिलेंगे। चुनाव में जाने वाली बसें 13 होंगी। 13 बिंदुओं पर जांच की निगरानी के लिए मुख्यालय पर चुनाव सेल बनाई गई है।
7 चरणों में होने वाले लोकसभा चुनाव में बसों की जरूरत 3000 से ज्यादा बसों की जरूरत निर्वाचन आयोग ने बताई। हमीरपुर में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष देखने को मिला है। दोनों पक्षों में गोलियां चली हैं। विवाद के दौरान एक युवक को गोली लगी है। युवक को मेडिकल कॉलेज उरई रेफर किया गया है। स्थानीय पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। झरिया थाना क्षेत्र के इटालिया बाजा गांव का मामला बताया जा रहा है। इसी बीच दिल्ली से खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली से खबर सामने आ रही है। सीएम केजरीवाल को ईडी ने एक बार फिर से समन भेजा है। ईडी ने 21 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया है अरविंद केजरीवाल को। दिल्ली शराब घोटाले मामले में केजरीवाल से पूछताछ के लिए ईडी ने तलब किया है। ईडी ने सीएम केजरीवाल को नवा समन भेजा है। दिल्ली से खबर बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर है। सीएम केजरीवाल को ईडी ने एक बार फिर से समन भेजा है। ईडी ने 21 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया है। दिल्ली शराब घोटाले मामले में केजरीवाल को पूछताछ के लिए ईडी ने तलब किया है। ईडी ने सीएम केजरीवाल को नवा समन भेजा है। ईडी ने 21 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया है केजरीवाल को। दिल्ली शराब घोटाले मामले में केजरीवाल से पूछताछ के लिए ईडी ने तलब किया है। अब तक ईडी सीएम केजरीवाल को 9 समन भेज चुकी है। बलिया में दबंगई की सारी हदें पार हो गई, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। महिला ग्राम प्रधान को दबंगों ने जमकर पीटा है। बेघर महिला प्रधान के घर पर ठाकुर ने कब्जा किया है। अधिकारियों के चक्कर लगाने को मजबूर है ग्राम प्रधान। महिला प्रधान का पावर सीज किया गया है। फेफाना थाना क्षेत्र के अराजी माफी गांव का ये पूरा मामला है। महिला प्रधान के घर पर ठाकुर ने कब्जा किया है। अधिकारियों के चक्कर लगाने को मजबूर है ग्राम प्रधान। फेफाना थाना क्षेत्र के अराजी माफी गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 का जो चुनाव है वो नजदीक है। चुनाव से पहले पीएम मोदी ने भारत के सभी सनातनी को राम मंदिर की सौगात दी थी। इसी राम मंदिर के मुख्य पूजन में गर्भगृह में पीएम और सीएम, राज्यपाल, आरएसएस प्रमुख साथ सम्मिलित हुए थे। महंत नित्य गोपाल दास ने कानपुर के सरसैया घाट स्थित राम मंदिर में शिरकत करी, जहां उनके साथ उनके कई सेवक शिष्य मौजूद थे। उनकी एक झलक, एक दर्शन के लिए भक्तों की कतार देखने को मिली। दरअसल सनातन सांस्कृतिक संघ
सहाकार गंगा समग्र परिवार के तत्वाधान में कानपुर में सरसैया घाट स्थित राम मंदिर में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पर मां गंगा का पूजन, कलश यात्रा और राम मंदिर की पूजा की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य 500 सालों के लंबे संघर्ष के बाद प्रभु श्री राम मंदिर निर्माण पूर्ण होने पर राष्ट्रवादी बीजेपी सरकार के लिए पूजा अर्चना कर मोदी को इस बार 400 पार करके विजय बनाने को लेकर आयोजित किया गया। मीडिया से बातचीत करते हुए महंत नित्य गोपाल दास कई शिष्यों ने बताया कि राम मंदिर बन गया है, अब मथुरा काशी की बारी है, क्योंकि भारत के पीएम मोदी पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने हिंदू धर्म के सनातनी के साथ साथ संत महंत के बारे में सोचा है। ऐतिहासिक राम मंदिर की स्थापना कर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कर दी है। हमारे भाई श्री राम गोविंद दास जी यहाँ पर पहले से महाराज जी के आदेशानुसार सेवा में थे। महाराज श्री के अहेतुकी कृपावशात श्री सदगुरुदेव भगवान ने पधार कर यहाँ पर श्री राम गोविंद दास जी का पट्टाभिषेक किया है। तो कानपुर सरसैया घाट में जो ये स्थित है श्री रामदास स्वामी का मंदिर, राम जानकी मंदिर, इसकी देख रेख की पूरी जिम्मेवारी को महाराज श्री की तरफ से प्राप्त कराया गया। तो यहाँ के जो पुजारी है उनका पट्टाभिषेक का कार्यक्रम है, साथ में अनुष्ठान है। दूसरा सनातन सांस्कृतिक संघ ने जो ये कार्यक्रम रखा है कलश यात्रा का, वो है जिसमें काफ़ी सारी महिलाएं भाग ले रही हैं। और हम लगातार सनातन धर्म से सनातन सांस्कृतिक संघ जो हमारा है उसके माध्यम से हम लगातार ऐसे कार्यक्रम, गंगा आरती, कलश यात्रा, अनुष्ठान, माँ बगलामुखी का अनुष्ठान इस तरह से कर रहे हैं। सब भक्तों का कल्याण करते हैं। महाराज जी का आगमन कानपुर में यदा कदा होता रहता है। श्री महाराज जी का राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष तो है ही, वह कृष्ण जन्मभूमि के न्यास के भी अध्यक्ष है। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। इस बार लोकसभा चुनाव 7 चरणों में संपन्न कराया जाएगा। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा की। तारीखों के ऐलान होने के साथ ही देश में आचार संहिता लागू हो गई। चुनाव आयोग के मुताबिक इस बार 7 चरणों में चुनाव होंगे। 19 अप्रैल को पहले चरण के लिए मतदान होगा, तो वही दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल और तीसरे चरण का मतदान 7 मई, चौथे चरण का मतदान 13 मई और 5वें चरण का मतदान 20 मई को किया जाएगा। इसके साथ ही छठे चरण के लिए 26 मई और 7वें चरण के लिए 1 जून को मतदान किया जाएगा। वोटों की गिनती 4 जून को होगी। वहीं कानपुर में लोकसभा के चुनाव के चौथे चरण में यानी 13 मई को चुनाव कराए जाएंगे। जैसा कि आप अवगत हैं, भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है और इस संबंध में जो कार्यक्रम भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी हुआ है उसमें जनपद कानपुर की जो लोकसभा सीट है 43 और 44 कानपुर और 44 अकबरपुर, इसमें जो है वो फोर्थ फेज में इलेक्शन होगा और इसमें निर्वाचन की जो अधिसूचना जारी होगी वो 18/4 को जारी होगी। कानपुर में वसूलीबाज होमगार्ड और उसका सहयोगी के खिलाफ कार्रवाई न हो सके, इसके लिए अब फर्जी एप्लीकेशन देकर अधिकारी को गुमराह किया गया है। इतना ही नहीं, अपने घर की सीसीटीवी देने वाले महिला को भी अब धमकी देकर रोका जा रहा है। कुछ दिन पहले एक अधिवक्ता का पुलिस कमिश्नर से मिला था, आपको बता दें कि जिसमें उनकी शिकायत की थी। एक युवक शिवम शुक्ला जो फर्जी होमगार्ड और एक होमगार्ड राजीव दीक्षित जिसने अपने आपको TSI बताकर अधिवक्ता से ऑनलाइन चालान के नाम पर वसूली की थी, जिसकी शिकायत के बाद ADCP ट्रैफिक शिवा सिंह को इसकी जांच सौंपी गई थी। इस पूरे मामले में एक CCTV भी वायरल हुआ था जिसमें होमगार्ड राजीव TSI की गाड़ी लेकर घूम रहा था। इसमें मामले में शनिवार को पीड़ित अधिवक्ता रेशु ने बताया कि शिकायत करने के बाद से ही शिवम शुक्ला और राजीव दीक्षित दोनों ही महिला से अभद्रता कर धमकी दे रहे थे। उनके सहयोगी अंकित यादव के खिलाफ झूठी तहरीर भी दे चुके हैं। भाई, मैं संजीव कुमार गुप्ता एडवोकेट, 35 वर्ष हो गए हमें वकालत करते हुए। रेशु यादव हमारे जूनियर हैं और इनके ऊपर होमगार्ड राजीव दीक्षित ने गलत आरोप लगाए हैं
और गलत आरोप यूँ लगाए हैं कि अवैध रूप से जो ऑनलाइन ठगी करते हैं, वसूली करते हैं चालकों से, उनके ऊपर जांच चल रही है। उसको जांच को प्रभावित करने के लिए उन्होंने रेसू यादव के ऊपर व्यक्तिगत आरोप लगाए हैं, जिसका रेसू यादव से कोई भी लेना देना नहीं है। तो चूंकि जांच प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं और ऐसा प्रयास सफल ना हो, इसलिए हम लोगों ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। और आज प्रेस की वार्ता के लिए इसलिए आए हैं हम लोग कि जो अभी 12 तारीख को जो प्रार्थना पत्र अंकित यादव द्वारा दिया गया था राजीव दीक्षित होमगार्ड के ऊपर जो आरोप लगे थे, आरोप वो कहीं तक सत्य भी हैं, बिल्कुल सत्य हैं, कहीं तक नहीं बिल्कुल सत्य हैं, ऑनलाइन वसूली करते हुए। उसमें जिस महिला ने हमको वीडियो दिया था राजीव दीक्षित का सरकारी वाहन चलाते हुए वर्दी में, उस महिला को इन्होंने बहुत धमकाया, इनके घर वालों ने धमकाया, बोल रहे कैमरे हटवा दो, मकान बेच के चली जाओ, और भी अश्लील शब्द कहे। उसका वीडियो है, उसका वीडियो हमने दिया था। महिला अपने पति के साथ जा रही थी, एनिवर्सरी बनाने, पार्टी करने जा रही थी। राजीव दीक्षित सामने खड़े होकर उसकी फोटो खींच रहे हैं। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का फिर से खबरों में। बढ़ते हैं खबरों की ओर। आगरा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एसएन मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के रेडिएशन एक्नोलॉजी विभाग और मेडिसिन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में हेमेटो एक्नोलॉजी विषय पर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में संकाय सदस्यों, पीजीएम, एमबीबीएस के छात्र के साथ छात्राओं ने भाग लिया। गोष्ठी का प्रमुख उद्देश्य रहा रक्त जनित कैंसर के बारे में और इसके लिए नवीनतम इलाज के विषय में सभी को अवगत कराना। कार्यक्रम का शुभारंभ कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर प्रशांत गुप्ता ने दीप प्रज्वलन के साथ किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्राचार्य डॉक्टर प्रशांत गुप्ता ने तेजी से प्रतिवर्ष बढ़ रहे ब्लड कैंसर के बारे में चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि ब्लड कैंसर के लक्षण ज्यादातर नजरअंदाज कर दिए जाते हैं, जिसके बाद विशेषज्ञों की तरफ से इस बीमारी को कैसे प्रारंभिक अवस्था में पता लगा सके, इसके बारे में भी फिजिशियन को जागरूक करना चाहिए। मेडिकल कॉलेज कैंसर विभाग से आज का जो हम लोगों ने प्रोग्राम किया था, एक सेमिनार किया था मेडिकल एजुकेशन, जो हेमेटोऑन्कोलॉजी जिसको हम लेमन लैंग्वेज में ब्लड कैंसर बोलते हैं, उसके ऊपर किया गया है। पिछले कुछ वर्षों में देखते हैं कि हमारी ओपीडी में ब्लड कैंसर वाले पेशेंट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि एक प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं बनी हुई है। इसलिए पेशेंट एक तो अवेयर नहीं होते, लेट स्टेज में आते हैं और इन पेशेंट को लास्ट स्टेज में बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन की भी जरूरत पड़ती है। लेकिन क्योंकि हम लोगों ने इसी पे मंथन किया था, हमारे डॉक्टर रोहित मंगल थे, डॉक्टर सुरेंद्र सिंह थे, और हमारा जो हुआ था टॉपिक की हम लोग रेडिएशन को इम्यूनोथेरेपी के साथ कैसे यूज़ कर सकते हैं और जो ब्लड कैंसर को हम लोग जल्दी कैसे इंटरप्रिटेट कर सकते हैं। इसी बीच रायबरेली से खबर सामने आ रही है। रायबरेली से आपको खबर बता दें, रायबरेली में हादसे का शिकार हुई है कार। 3 लोग सड़क हादसे में घायल हुए हैं। तेज रफ्तार 2 कारों की आपस में टक्कर हुई है। सड़क हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। हादसे में कार सवार 3 लोग घायल हुए हैं। बछावा थाना क्षेत्र के चुरवा बाईपास की ये घटना बताई जा रही है। रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। 2 कार आपस में भिड़ी हैं। सड़क हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। सड़क हादसे का शिकार हुए हैं 3 लोग, गंभीर रूप से घायल हुए हैं तीनों। बछरावा थाना क्षेत्र के चुरवा बाईपास की घटना। रायबरेली में तेज रफ्तार 2 कार आपस में टकराई है, जिसके बाद 3 लोग घायल हुए हैं। सड़क हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। रायबरेली में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। 2 कारें आपस में टकराई हैं, जिसमें
3 लोग घायल हुए हैं। सड़क हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। बछरावा थाना क्षेत्र का पूरा मामला ये बताया जा रहा है। चुरवा बाईपास की यह घटना है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं सीधे टीवी स्क्रीन पर, जहां पर 2 कारें आपस में टकराई हैं और इस सड़क हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सड़क हादसे में गाड़ी जो है क्षतिग्रस्त हुई है। लोकसभा चुनाव 2024 के दृष्टिगत पूरे देश में आचार संहिता लागू कर दी गई है। आपको बता दें कि सिद्धार्थनगर के जिलाधिकारी पवन अग्रवाल और पुलिस अधीक्षक प्राची सिंह ने प्रेस वार्ता की है। इस प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि सिद्धार्थनगर जिले में लोकसभा का चुनाव छठे चरण में 25 मई को होना है। जिलाधिकारी ने बताया कि इसको लेकर जिले में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। शांतिपूर्ण मतदान के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। इसकी मॉनिटरिंग भी लगातार की जा रही है। जोनल पुलिस ऑफिसर भी हम लोगों ने तैनात कर लिए, उनकी ट्रेनिंग भी हम लोगों ने कर दी गई है। और सभी को जो भी इलेक्शन रिलेटेड, जैसा कि आप सभी लोग अवगत हैं, आज से भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्वाचन की तिथियों की घोषणा कर दी गई है और तत्काल प्रभाव से आदर्श आचार संहिता भी प्रभावी हो गई है। उसी के क्रम में हम लोगों ने निर्वाचन से संबंधित सभी तैयारियां कर ली हैं हमारे जनपद में, और आदर्श आचार संहिता का प्रभावी रूप से, जैसे कि निर्वाचन आयोग के निर्देश हैं, उसका अनुपालन कराया जा रहा है, ताकि एक लेवल प्लेइंग फील्ड सभी पार्टियों को उपलब्ध कराते हुए फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराया जाए। हमारी ईवीएम, पोलिंग पर्सनल, व्हीकल्स और सारी व्यवस्थाएं हम लोगों ने ऑलरेडी सुनिश्चित कर ली है, टाई अप कर लिया है उनका। शांतिपूर्ण मतदान के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। ऑलरेडी एरिया डोमिनेशन हम लोग कर रहे हैं, जितने भी हमारे वल्नरेबल सेक्शंस हैं। इसके अलावा जो नेपाल बॉर्डर में हमारे शैडो एरियाज़ हैं, वहाँ मेरे और डीएम साहब द्वारा विजिट भी किया जा चुका है। वहाँ के लोगों को भी अवेयर किया गया है कि बिना किसी डर के वो लोग बाहर निकलें और मतदान दें। हमारे यहाँ जो फोर्स बाहर से आनी है उसकी भी अरेंजमेंट्स प्रॉपर हो गई हैं। जो फोर्स पहले से आ चुकी है उसको प्रॉपर ब्रीफिंग भी दी जा चुकी है। हम लोग प्रतिबद्ध हैं कि जो भी एमसीसी की गाइडलाइंस होगी उसका 100% अनुपालन कराएंगे। एमसीसी तोड़ने वालों के खिलाफ एफआईआर होगी और कन्विक्शन तक उसको हम लोग ले जाएंगे। और सभी मतदाताओं से ये निवेदन है मेरा भी कि आप लोग सब लोग आए, 25 मई को अपना बहुमूल्य वोट अवश्य दें। इसी बीच दिल्ली से खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि सत्येंद्र कुमार जैन की जमानत पर फैसला कल। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, सत्येंद्र कुमार की जमानत पर फैसला कल। सुप्रीम कोर्ट जमानत याचिका पर कल सुनवाई करेगा। सत्येंद्र कुमार जैन की जमानत याचिका पर कल फैसला। जस्टिस बेला त्रिवेदी, पंकज मित्तल की बेंच ने की सुनवाई। सत्येंद्र कुमार जैन की जमानत याचिका पर फैसला कल। सुप्रीम कोर्ट जमानत याचिका पर कल करेगा फैसला। सत्येंद्र कुमार जैन की जमानत याचिका पर कल आएगा फैसला। जस्टिस बेला त्रिवेदी और पंकज मित्तल की बेंच सुनवाई कर रही है। सत्येंद्र कुमार जैन की याचिका पर, जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सत्येंद्र कुमार जैन की जमानत याचिका पर कल आएगा फैसला। जस्टिस बेला त्रिवेदी, पंकज मित्तल की बेंच सुनवाई कर रही है। दिल्ली में चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव 7 चरणों में पूरे देश में कराए जाएंगे। प्रथम चरण 19 अप्रैल को चालू होगा, तो वहीं
अंतिम चरण 1 जून को होगा। 4 जून को 2024 चुनाव के परिणाम छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में ये चुनाव कराए जाएंगे। आपको बता दें कि पहला चरण 19 अप्रैल को बस्तर में चुनाव कराया जाएगा, तो वही दूसरा 26 अप्रैल को राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर में चुनाव होगा। तीसरे चरण में रायपुर समेत 7 बची सीटों पर चुनाव कराया जाएगा। आचार संहिता घोषित होने के बाद सभी जिलों के कलेक्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। राजनांदगांव जिले के कलेक्टर राज संजय अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसकी जानकारी भी दी है। लोकसभा के और ये जो इलेक्शन हो गया उसमें 28 मार्च को नॉमिनेशन पेपर लेने का काम चालू होगा। 4 अप्रैल तक हमारा नॉमिनेशन पेपर लास्ट डेट रहेगी, 5 तारीख को स्क्रूटनी रहेगी और 8 अप्रैल को नॉमिनेशन पेपर लेने का विड्रॉल करने का वो रहेगा। अगर कैंडिडेट विड्रॉल करना है 26 अप्रैल को पोल होना है यहाँ पे और 4 जून को इलेक्शन के रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर होंगे, काउंटिंग होगी और इलेक्शन के रिजल्ट। जैसा हम सब लोगों ने ये भी सुना है कि आचार संहिता आज से ही लागू हो गई। ऐसी चीजें जो 24 घंटे के अंदर हमें आचार संहिता के तहत पालन करना है, कुछ चीजें 48 घंटे के अंदर पालन करना है, कुछ चीजें 72 घंटे के अंदर पालन करना है, तो उसका पालन किया जाएगा। आज क्योंकि आज से आचार संहिता लागू हो गया है तो बहुत सारे कुछ ऐसे आदेश हैं जिसका हमें आज लागू किया जाना है और आज लागू कर रहे हैं। तो इसके तहत विभिन्न प्रकार की जो भी सभा है, जुलूस है या ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग है वो रेगुलेट हो जाएंगे और अनुमति लेकर के ही सारी चीजों का उपयोग किया जा सके। इस जिले में, इस संसदीय क्षेत्र में, राजनांदगांव संसदीय क्षेत्र में 4 जिले आते हैं। राजनांदगांव, बीजापुर जिले में 14 मार्च को बेदेरे थाना क्षेत्र के अंतर्गत हिंगमेटा लंका के जंगलों में हुए मुठभेड़ में 2 माओवादियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया था। आज पुलिस की तरफ से घटना में मारे गए माओवादियों की शिनाख्त की गई है। मारे गए माओवादियों के पोस्टमार्टम के पश्चात वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। नक्सल विरोधी अभियान के तहत कल दिनांक 15/3/2024 को थाना बेदरे के हिंगमेटा के जंगलों में इंद्रावती एरिया कमेटी के प्लाटून नंबर 16 के कमांडर मल्लेश, मार डिवीज़न के कंपनी नंबर 1 के कमांडर अरुण की उपस्थिति की सूचना प्राप्त हुई। इनकी उपस्थिति की सूचना पर डीआरजी बीजापुर और थाना बेदरे का संयुक्त बल अभियान हेतु रवाना किया गया। अभियान के दौरान हिंगमेटा के जंगलों में नक्सलियों के साथ पुलिस का मुठभेड़ हुआ। मुठभेड़ के दौरान 2 माओवादियों का शव बरामद करने में पुलिस को कामयाबी मिली। भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से चुनाव की अधिसूचना जारी करते ही पूरे देश में आचार संहिता लागू कर दी गई है। आचार संहिता लागू होते ही चुनाव के तारीखों का ऐलान भी हो चुका है, जिसमें 7 चरण में चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। तारीखों के ऐलान होते ही राजनांदगांव संसदीय क्षेत्र में भी चुनावी तैयारियां शुरू हो गई हैं। राजनांद लोकसभा में 4 जिले आते हैं, जहां पर चुनावी तैयारियां शुरू हो गई हैं। सामान्य निर्वाचन 2024 लोकसभा के लिए राजनांदगांव संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत जो जिला खैरागढ़ छिवखैरान गंडई है, यहाँ आज से जो निर्वाचन के संबंध में आदर्श आचरण संहिता प्रभावी हो गई है और इस संबंध में जिला प्रशासन द्वारा सारी तैयारियां पूर्ण कर लिया गया है। सभी प्रकार की टीमों का गठन करके उनका सही तरीके से प्रशिक्षण कर लिया गया है। कुछ प्रशिक्षण रायपुर में भी आयोजित किए गए थे और कुछ प्रशिक्षण अन्य माध्यमों से जिला स्तर पर भी किया गया है। जिस प्रकार के निर्देश निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए हैं, इस संबंध में सभी आदेश जारी कर दिए गए हैं। सभी टीमें एक्टिव हो गई हैं और आदर्श जो आचरण संहिता के तहत जो निर्वाचन आयोग के जो भी निर्देश हैं उसे पूर्ण रूप से पालन करते हुए शांतिपूर्ण तरीके से निष्पक्ष जो चुनाव है उस निर्वाचन का संपादन किया जाएगा। खैरागढ़ जिले में आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र जो हमारे ज़िले में सेकंड फेज़ में चुनाव होना है उसकी तैयारियां पूरी कर ली गई है। इस दौरान हमें सभी बूथ में पुलिस बल, इसके अतिरिक्त 18 पेट्रोलिंग पार्टियां, 4 फ्लाइंग स्क्वाड,
4 स्टैटिक सर्वेलेंस टीम, 7 क्विक रिस्पांस टीम, इसके अतिरिक्त 5 बॉर्डर चेक पोस्ट, जिसमें से 2 जो है अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट होंगे। इसकी भी तैयारी हम लोगों ने कर ली है। जिला गुरदासपुर के शहर बटाला के गांधी कैंप में 2 गुटों के बीच खूनी झड़प देखने को मिली है। दोनों गुटों के बीच झड़प में 5 लोग घायल हुए हैं। एक मोटरसाइकिल को आग के हवाले कर दिया गया है। घायलों ने एक दूसरे पर पहले हमला करने का आरोप लगाया है। वहीं मौके पर पहुंचे डीएसपी सिटी एडी सिंह ने कहा कि पैसे के लेन देन को लेकर दोनों गुटों में मारपीट हुई है। 5 लोग घायल हुए हैं। इसकी जांच की जा रही है। ਝਗੜਾ ਭਾਜੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੋਧੇ ਦੀ ਜੋਧਾ ਖਲੋਤਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜੋਧੇ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦਾਤਰ ਮਾਰਨ ਡਿਆ ਪਿਆ ਸਿੱਧਾ ਹੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੱਗਦਬਾਜੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਤ। ਇਹ ਕੈਂਪ 'ਚ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ ਵਾ। ਸ਼ੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਸ਼ੀਲਾ, ਸ਼ੀਤਾ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਗਰ ਦਾ ਬੁੜਾ ਮਾਲ ਦਾ, ਤੇ ਸ਼ੀਲਾ ਬਾਲਮੀਕੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਦਾ ਆ ਕੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਹਾੜੀ ਗੇਟ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਹਾਥੀ ਗੇਟ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜੀ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 15-20 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਰਾਹ 'ਚ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਮੁਖਬਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਦੇ ਸਾਰੇ 15-20 ਜਣੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 15-20 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ। ਜੇ ਪਰਸੋਂ ਮੁੰਡਾ ਮਰਿਆ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਦਾ ਜੀ। फरीदाबाद के नगला एनक्लेव पार्ट 1 में शनिवार की देर शाम एक जर्जर मकान का छज्जा गिर गया, जिसकी वजह से गली में खेल रहे बच्चे घायल हो गए हैं। आपको बता दें कि जिसके एक मलबे में दबने से एक बच्चे की मौत भी हो गई है, तो वहीं दूसरे की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे फरीदाबाद के बादशाह खान सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तस्वीरें फरीदाबाद के नगला एनक्लेव पार्ट 1 की है, जहां पर एक जर्जर मकान का छज्जा गिरा, जिससे गली में खेल रहे बच्चों के ऊपर छज्जा गिरा है। घटना के बारे में जानकारी देते हुए लोगों ने कहा कि इस हादसे का शिकार 2 बच्चे हुए हैं और दोनों में से एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई, तो दूसरा बच्चा गंभीर रूप से घायल है। रतलाम जिले के जबारा में दिन दहाड़े सड़क पर धारदार हथियार से एक जानलेवा हमले की बात सामने आई है। आपको बता दें कि मामले में पुलिस ने 4 घंटे के अंदर ही आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली है। एसपी राहुल लौड़ा ने बताया है कि पत्रकार वार्ता में जानकारी दी है। एसपी ने बताया है कि जबारा शहर थाने फरियादी ने रिपोर्ट दर्ज करवाए थे। उसने बताया था कि युवक के पिता पर जानलेवा हमला किया गया है। आरोपियों ने धारदार हथियार से निकालकर हमला किया। आपको बता दें कि दिन दहाड़े 3 से 4 बार मारने की कोशिश की गई। बीच बचाव में आए लोगों के साथ भी मारपीट की गई है। लोगों ने पुलिस को सूचना दी है और घायलों को अस्पताल के लिए रवाना किया है। इस प्रकार है कि मोहम्मद हुसैन और मुदस्सिर पिता मोहम्मद रंगरेज, ये जो व्यक्ति है, इन दोनों का हुसैन टेकरी पे आपस में एक जो रेस्ट हाउस होता है, वो रेस्ट हाउस है, और वो रेस्ट हाउस को लेके आपस में इन लोगों का झगड़ा चल रहा था। ठीक है, रेस्ट हाउस को लेके इनका झगड़ा चल रहा था और जिसको मारा गया है उसके द्वारा इसकी पत्नी के ऊपर कुछ कमेंट किए गए थे कि उसके जो है वो किसी और के साथ में रिलेशन है। उसी चीज की रंजिश रखते हुए मुदस्सिर जो व्यक्ति है उसके द्वारा हाशिया से मोहम्मद हुसैन के ऊपर हमला किया गया था, जिसके अंदर 307 का मामला पंजीबद्ध करके दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पीलीभीत लोकसभा सीट के लिए पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होना, जिसको लेकर जिलाधिकारी संजय कुमार ने पत्रकारों से बातचीत की है और जानकारी दी है। चुनाव की सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं। जनपद में कल 1924 मतदेय स्थल बनाए गए हैं, जिस पर 18,20,379 मतदाता अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ ही बताया कि 20 मार्च को निर्वाचन की अधिसूचना जारी की जाएगी और उम्मीदवार 27 मार्च तक नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं। इसकी जानकारी प्रेस वार्ता में दी गई है। तैयारी हमारी लोकसभा चुनाव को लेकर के पूर्ण है और
हमारी जो लोकसभा सीट है वो 5 विधानसभाओं को लेके कॉन्स्टिट्यूट होती है, जिसमें एक बरेली की है और 4 जो है 127 पीलीभीत है। 4 जो विधानसभाएं हैं 127 पीलीभीत है, 128 बरखेड़ा है, 129 पूरनपुर है और 130 बीसलपुर है। मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे टोटल 958 पोलिंग केंद्र हैं और 1521 मतदेय स्थल हैं। फर्रुखाबाद से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जनपद के ऐतिहासिक तीर्थ नगरी कंपिल स्थित भगवान विमलनाथ स्वामी जैन श्वेतांबर मंदिर के प्रतिष्ठा महोत्सव की 13वीं वर्षगांठ श्रद्धालुओं की तरफ से हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर श्रद्धालुओं द्वारा मंदिर में 17 भेदी महापूजन और 5 इंद्र ध्वजाओं का अभिषेक पूजन किया गया। 5 इंद्र ध्वजाएं मंदिर के 5 शिखरों पर श्रद्धा और आस्था के साथ अभिषेक पूजन कर फहराई गई। आपको बता दें कि वर्षगांठ समारोह के अवसर पर भगवान विमलनाथ स्वामी जैन श्वेतांबर मंदिर में विराजमान भगवान विमलनाथ जी समेत सभी देवताओं का भव्य श्रृंगार किया गया। महोत्सव मैंने करीब 13 साल पहले प्राण प्रतिष्ठा हुई थी भगवान की। यहाँ पर मंदिर का उद्घाटन हुआ था। तो ये वार्षिक दिन होता है, वार्षिक ध्वजा होती है, वार्षिक वर्षगांठ जिसको कहे, मंदिर का जन्मदिन कौन चलेगा, तो वो वार्षिक ध्वजा होती है। और हम हर साल आते हैं और हमारे साथ हमारे काफ़ी मिलने वाले यार दोस्त रिश्तेदार, आज भी करीब हम 100 से 150 करीबन 150 लोग यहाँ आए हैं अभी भी। तो ये इसके महोत्सव का महत्व क्या है? महोत्सव का महत्व ऐसा है कि तो वार्षिक है, जैसे हमारा हम जन्मदिन मनाते हैं, हमारी वर्षगांठ मनाते हैं, वैसे ही मंदिर की वर्षगांठ है। उत्तर प्रदेश में वाराणसी में इस साल के अंत तक देश की पहली अर्बन पब्लिक रोप व ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम शुरू नहीं हो पाएगा, लेकिन आम लोगों को देखने के लिए गंगा किनारे दशमेघ घाट पर एक मोनोकेबल डिटैचेबल गोंडोला रखा गया है। लोग गोंडोला के साथ तस्वीरें खिंचवा रहे हैं और इसकी तारीफ भी कर रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में वाराणसी में इस साल के अंत तक देश की पहली अर्बन पब्लिक रोपवे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम शुरू नहीं हो पाएगी, लेकिन आम लोगों के देखने के लिए गंगा किनारे दशमेध घाट पर एक मोनोकेबल डिटैचेबल गोंडोला रखा गया है। लोग गोंडोला के साथ तस्वीरें खिंचवा रहे हैं और इसकी तारीफ कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल देश के पहले अर्बन पब्लिक रोपवे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की आधारशिला रखी थी। ये हर भारतीय के लिए गर्व की बात है, जो कि मोदी जी ने बनारस को सौगात दी है और इससे पर्यटन क्षेत्र में भी काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। और ये खास करके यहाँ बनारस के लोगों को नए नए रोजगार के सिस्टम मिलेंगे और यात्रियों को आने जाने के लिए सुविधाएं मिलेंगी। माँ गंगा काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए लोग आते हैं, जाम में घंटों घंटों लग जाते रहे, उससे जो है घंटों का सफ़र जो है कुछ मिनटों में ही तय हो जाएगा। रोपवे सिस्टम वाराणसी छावनी और गुदोलिया चौक के बीच 3.25 किलोमीटर लंबी होगी। रास्ते में 5 स्टेशन होंगे। इससे सैलानियों, तीर्थयात्रियों और यहाँ के लोगों को आने जाने में सुविधा होगी। देखिए तो मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली क्या है कि जो भीड़ होती है काशी में आने के लिए, प्रॉब्लम होता है कंठ से आने के लिए, उस भीड़ से बचने के लिए जो भी ग्राहक हैं, जो विजिटर लोग आते हैं घूमने के लिए, सीधे करंट से यहाँ पे आ जाएंगे, 10 मिनट के अंदर पहुँच जाएंगे यहाँ पे। तो काफ़ी मतलब कि उत्साहित लोग हैं और आज ही सुने कि पिछली 5 साल से जो है काशी का बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेस हुआ है। अधिकारियों ने बताया कि रोपवे प्रोजेक्ट की लागत 645 करोड़ रुपए है। इससे श्रद्धालुओं के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर और दशमेध घाट तक पहुंचना भी आसान हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में रेल के डिब्बों का रेस्तारा बनाया जा रहा है। वहीं पर डिब्बे उत्तर मध्य रेलवे के दिए हुए हैं। ट्रेन के एसी कोच में बदलाव करके किचन, स्टोरेज और डाइनिंग एरिया बनाया जा रहा है। ये रेल कोच रेस्टोरेंट होगा। इसमें लोगों को एक अतिरिक्त सुविधा मिलेगी। परिवार के साथ बैठकर एक हैपनिंग प्लेस में लोग अपना डिनर, स्नैक्स, लंच ले सकेंगे। इसी पर देखिए रिपोर्ट।
उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में रेल के डिब्बों को रेस्टोरेंट बनाया जा रहा है। डिब्बे उत्तर मध्य रेलवे के दिए हुए हैं। ट्रेन के एसी कोच में बदलाव करके किचन, स्टोरेज और डाइनिंग एरिया बनाए जा रहे हैं। ये रेल कोच रेस्टोरेंट है, इससे लोगों को एक अतिरिक्त सुविधा मिलेगी। परिवार के साथ बैठ के एक हैपनिंग प्लेस में लोग अपना स्नैक्स, डिनर, लंच ले सकेंगे। रेल कोच रेस्टोरेंट में अंदर से काफ़ी डेकोरेटिव रहेगा, तो लोगों को एक अच्छा पैराफर्नेलिया मिलेगा, अच्छा ऑरा मिलेगा बैठने के लिए, अच्छी जगह होगी परिवार के साथ कहीं जाने के लिए। रेस्टोरेंट में लजीज पकवान किफायती दाम पर मिलेंगे ताकि हर वर्ग के लोग उनका जायका ले सकें। रेस्टोरेंट हो रहा है, हमारी फर्म कृष्णा कैटर्स को मिला है और इसमें फुली वेज और नॉन वेज भी है, लेकिन हम नॉन वेज अभी प्रिपेयर नहीं करेंगे, उसको पूरा का पूरा वेज रहेगा। और ये 50 लाख वार्षिक का ठेका है हमारा और फुली एसी रहेगा। बाहर हमारा ये जो है आपका टेबल, काउंटर, सारी चीज़ें लगेंगी। चाइनीज, साउथ इंडियन, चाट, फुल्की, हर चीज़ की फैसिलिटी, खाने से लेकर के सारी फैसिलिटी इसमें रहेगी। रेस्टोरेंट के लिए 5 साल का करार किया जा चुका है। 2025 में होने वाले कुंभ मेले को देखते हुए इसके अगले साल तक चालू होने की उम्मीद है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।